आज का टॉपिक है टुडेज टॉपिक यूएसए की फॉरेन पॉलिसी या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी। इसके कॉमन फीचर्स क्या हैं? विश्व राजनीति के मॉडल के संबंध में 1957 में मॉर्टन कापलान ने सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बुक लिखा था। 1957 का है, जिसमें 6 अवस्थाएं विश्व राजनीति की सिस्टम की विकसित की गई हैं, बताई गई हैं। लेकिन व्यवहार में, राजनीति में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो पॉलिटिक्स है, वह उससे मैच नहीं करता है। कैसी राजनीति है, उसके फीचर्स क्या हैं? कुछ कॉमन फीचर्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है और क्या व्यवहार है, यह इसी का विश्लेषण नीचे किया जा रहा है। यही आज का अध्ययन का विषय है और इसमें हमारे पास 3 मॉडल है। तीनों में कॉमन ही फीचर्स दिखेंगे, उसी का मिला जुला रूप है आपका यूएसए की फॉरेन पॉलिसी। पहला है ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, इंडियन फेडरलिज्म और उसकी पॉलिटिक्स, और यूएसए की फॉरेन पॉलिसी। तीनों का मिलाकर तीनों में लगभग मिलती जुलती संरचना दिखेगी। इससे मतांतर है। अब फीचर्स को देखते हैं। सामान्य फीचर्स हैं, यह एक स्ट्रक्चर है और राजनीति भी इस स्ट्रक्चर के अनुरूप ही चलती है। जैसे सबसे पहले कापलान ने कहा था, पहला मॉडल दिया था और यह मॉडल था बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन की राजनीति। एटीन्थ एंड 19th सेंचुरी में उन्होंने यूरोप को आधार बनाया और कहा यूरोप में इस काल में 5-6 शक्तियां थी, 5 या 6 शक्तियां थी और आपस में तीनों में शक्ति संतुलन बना रहता था। अगर कोई शक्ति मजबूत होने की कोशिश करती थी तो दूसरी शक्ति गठबंधन बनाती थी या दूसरी ओर अन्य पक्ष गठबंधन बनाते थे। यह जो था संरचना, इसी को उन्होंने एक मॉडल माना है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक ऐसी संरचना है जो उस काल में नहीं, ये वो काल है जब औपनिवेशिक युग है। या औपनिवेशिक युग की, अब आप चल रहे हैं इस मॉडल में जो अभी पढ़ रहे हैं, औपनिवेशिक युग। यूरोपीय शक्तियां यूरोप के बाहर अपने उपनिवेशों का विस्तार कर रही थी और उनके सामने जो आपने अभी कापलान का शक्ति संतुलन की राजनीति देखी, यह एक शाश्वत नियम है। सिर्फ यूरोप में ही घटित हो रहा हो और उसी काल में घटित हुआ हो, ऐसा नहीं है। यह घटित अन्य पक्षों में भी होता है। जब उन्होंने यूरोप में दिखाया है, उसी काल में हमें भारत में भी दिखता है। जैसे मराठा, निजाम, मैसूर और अंग्रेज, फ्रेंच, डच, पुर्तगीज जो कमजोर हो गए थे, ये सभी एक साथ शक्ति संतुलन बनाए हुए थे और जैसे ही कोई पक्ष मजबूत होता था, वैसे ही ये गठबंधन को दूसरे पक्ष के साथ, अन्य के साथ मिलकर गठबंधन बनाते थे। जैसे मैसूर के खिलाफ निजाम, जब अंग्रेजों ने गठबंधन बनाया तो मराठा ने और निजाम ने और पूर्व के राजा ने, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जब अंग्रेजों का मराठा से युद्ध हुआ तो इसमें भी अंग्रेजों के साथ अनेक पक्ष साथ में आए थे। यह एक ऐसा गठबंधन था जब शक्ति संतुलन सभी बनाए रखते थे या एक पक्ष में जाने पर दूसरा पक्ष गठबंधन बना रहा था। आज भी वह राजनीति है, यह स्ट्रक्चर है, व्यवहार है, हमें एक साथ सभी जगहों पर दिखता है और हर युग में दिखता है। अभी भी शक्ति संतुलन है। बिहार को देखें, MY का मिलाकर गठबंधन है, 14 दशमलव कुछ, 17 दशमलव कुछ मिलाकर ये गठबंधन, यह 32% मत होता है। इसके जवाब में NDA अपना गठबंधन बनाता है। यूपी में जाएंगे तो NDA के अगेंस्ट में
पीडीएफ गठबंधन बनता है। अगर हम जाएं देश में तो हम एनडीए और इंडिया को पाते हैं। गैर कांग्रेसवाद, जो लोहिया की नीति थी, गैर कांग्रेसवाद, उसी का प्रतिफल हमें मिला गैर बीजेपी वाद। यह एक शाश्वत नियम के तरह राजनीति में दिखाई दे रहा है, हर युग में दिखाई दे रहा है। सिर्फ इसे एक मॉडल नहीं कह सकते, हर युग में यह मौजूद है और देश में भी, दुनिया में भी और नीचे भी, हर एक जगह ये आंतरिक रूप से भी हमें देश में दिखाई देता है। अब ये औपनिवेशिक युग की घटनाएं किस प्रकार घटी। अब जाते हैं औपनिवेशिक युग, 18वीं 19वीं सदी। हमारे सामने दिखाई देता है कि यूरोप एक तरफ रहा। अगर यहाँ यूरोप अगर इस जगह है तो यह यूएसए है, और यूएसए में जैसे यूएसए 1776 स्वतंत्र हुआ, उसके बाद उसकी राजनीति क्या हो गई। दूसरी तरफ यूरोप में यूरोपीय देशों के साथ उसके संबंध कैसे रहे, इसको समझने के लिए हम देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन है। यह मॉडल जो स्ट्रक्चर बनता है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, भारत में औपनिवेशिक नीति ब्रिटेन का। सबसे पहले उन्होंने 1740 से 1813 और फिर 1858 तक उस ब्रिटेन की नीतियां क्रमशः रही। इसी में आपके है प्लासी की लड़ाई 1757, बक्सर की लड़ाई 1764, दीवानी प्राप्त की। उसके बाद इनकी नीति रही, पहले इनकी नीति है सुरक्षा और अलगाव, सुरक्षा तथा अलगाव की नीति। फिर है इनके साथ, इसी के साथ है इनका अधीनस्थ पार्थक्य, आपने इसे पढ़ा होगा, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, और ब्रिटिश पारामाउंसी, यानी ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना भारतीय राज्यों पर। इसी के साथ अन्य नीतियां भी लिखते हैं नीचे, ये ध्यान रहे। अन्य नीतियां हैं सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, बफर स्टेट, सैटेलाइट स्टेट। ये बात की घोषणा है, शुरुआती चरण में बफर स्टेट ही सिर्फ घोषणा है, ये आधुनिक कंसेप्ट है। और घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सेम यही घटना यूएसए की राजनीति का भी पार्ट है। ठीक यही रणनीति यूएसए ने भी अपनाया। यूएसए की रणनीति को ध्यान से देखें। सबसे पहले है यूरोप से उसने अपनी सुरक्षा और अलगाव, इसकी नीति अपनाई। वह यूरोपीय राजनीति से अलग हो गया। यूरोपीय राजनीति से अलग होने के बाद उसकी नीति रही मुनरो डॉक्ट्राइन, 2 दिसंबर 1823 में। इस घोषणा में यूएसए ने, प्रेसिडेंट उसके 5th प्रेसिडेंट थे मुनरो, उन्होंने घोषणा की कि यूरोपीय शक्तियां अमेरिका के मामलों में हस्तक्षेप न करें। अमेरिका अमेरिकनों के लिए है, अमेरिका इज फॉर अमेरिकन्स ओनली, या अमेरिका इज फॉर अमेरिकन्स। यूरोपीय शक्तियों का प्रतिबंध लगाया गया अमेरिकी देशों के, लैटिन अमेरिकी देशों या अमेरिका, पूरे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के महादेश में, और इसे एक पूरी तरह अलग कर दिया गया, यूरोपीय राजनीति से अलग कर दिया गया। और साथ में 1904 में रूजवेल्ट की घोषणा है। उन्होंने कहा अगर लैटिन अमेरिकी देश में
लैटिन अमेरिकी देश में, या अगर कोई अराजकता फैलती है तो यूएसए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का कार्य करेगी, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के जैसा व्यवहार करेगी। आप इसे जानते हैं कि इसी का वह परिणाम है अभी कि वेनेजुएला में, यह 1904 का, ये वेनेजुएला में मादुरो को अमेरिका की सेना उठाकर ले गई और अमेरिकी न्यायालय में एक देश के प्रेसिडेंट पर मुकदमा चल रहा है। यह जो उन्होंने राजनीति तब घोषित किया था, यह पूरी तरह से इसे कहते हैं, यह है यूएसए पारामाउंट सी, यानी यूएसए ने की सर्वोच्चता पूरे अमेरिका महाद्वीप पर छा गई। अगर कनाडा या ऐसे कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए जो पहले से थे, बाकी सभी देश स्वतंत्र हुए। सभी जगह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही, लगभग सभी जगह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है जैसा यूएसए में है, और सब पर अमेरिका, सभी देश स्वतंत्र है, इसमें कहीं उनके दूसरे देश के साथ संबंध या रुकावट नहीं है, लेकिन वो अमेरिका की विदेश नीति और अमेरिका की सुरक्षा की नीति के तहत ही कार्य करते हैं। साथ में इनका विस्तार देखें कैसे है। अमेरिका अब अमेरिका महाद्वीप में ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, अलगाव की नीति, पारामाउंट सी, या किस तरह उसने संरचना बनाई। पहला है यूएसए प्रत्यक्ष शासन, पूरा यूएसए पर जो 50 राज्य हैं, पहला काम किया नॉर्थ से, पहला काम किया ईस्ट टू वेस्ट फैल गए, अटलांटिक से पैसिफिक तक फैल गए, और साथ में इस पर प्रत्यक्ष 50 राज्य, 13 राज्य से 50 राज्य तक वह फैल गए और अपना विस्तार किया। जैसे अंग्रेजों ने 11 प्रांतों पर बनाकर अपना विस्तार किया था, शेष पर भारतीय रजवाड़ों पर उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था, उसी तरह ये 50 राज्य बना लिए, प्रत्यक्ष शासन रखा, रजवाड़ों के शासन जैसा ही उन्होंने नीचे पारामाउंट सी स्थापित कर दी, और यह पारामाउंट सी इनका रहा। यह है नियंत्रण का क्षेत्र, यह सिर्फ नियंत्रण रखा और प्रभाव रखा, यह है बाकी शेष अमेरिका महाद्वीप पर, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ एंड साउथ दोनों पर। ये यूएसए की आज भी यही रणनीति है और सब पर उसकी पारामाउंट सी स्थापित है। फिर वह दुनिया पर अन्य देशों में कैसे शासन कर रहा है, अन्य पॉलिसी क्या है, उसके अन्य नियंत्रण के तरीके हैं, उसके यूएसए के पॉलिसी के अन्य तरीके हैं। अंग्रेजों का ब्रिटेन देखें, यूएसए का, ब्रिटेन का पॉलिसी का तरीका देखें, सब्सिडरी, अलायंस पहला, दूसरा है यह है सहायक संधि, दूसरा है बफर स्टेट, सैटेलाइट स्टेट, घेरे की नीति। ये सीधा देखें, यही यूएसए की पॉलिसी है, यहां सिर्फ यूएसए कर देते हैं, यूएसए का सब्सिडरी अलायंस है हमारे सामने, और वह है कि सहायक संधि के अंदर भारतीय रजवाड़ों के साथ संधि कर ली गई, वहां उनके अंग्रेजों के रेजिडेंट रहते थे और उनकी सेना रहा करती थी और उन राज्यों की वह सुरक्षा करती थी। राज्यों ने अपनी विदेश नीति को सौंप दिया था। अब यूएसए ने ये किन क्षेत्रों में लागू किया है? पहले था नाटो, सीटो, सेंटो, अभी नाटो है, यह यूरोप के देश हैं, सभी देश जो नाटो के मेंबर है और एक्सटेंडेड मेंबर में जो भी देश शामिल कर लिए गए सभी जगह। और दूसरा है मध्य पूर्व के देश, मिडिल ईस्ट, जैसे सऊदी अरब, यूएई, इराक, बहरीन, जॉर्डन,
कुवैत, कोई भी देश यहां पर सीधे रखें, और इजराइल, ये ईटीसी लगा, जहां भी सैनिक अड्डा है, साथ में अन्य है साउथ कोरिया, जिसकी रक्षा के लिए है यूएसए हमेशा तत्पर है, ताइवान, ये सब सहायक संधि वाले अमेरिका के राज्य हैं। इन सभी जगहों पर लगभग जहां जहां सैनिक अड्डे मौजूद हैं अमेरिका के, उन सभी जगहों वे सहायक संधि वाले, इनकी रक्षा अमेरिका करता है। ये बफर स्टेट भी हैं, जैसे मध्य पूर्व के जो ये यूरोप के देश रसिया और यूएसए के बीच के देश है, बफर स्टेट है, और ये सैटेलाइट स्टेट है, अमेरिका का ही चक्कर लगाते हैं। दूसरा, मध्य पूर्व के सभी देश जो यहाँ इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक जहां भी सैनिक अड्डे मौजूद हैं, वहां अमेरिका उनकी रक्षा के लिए मौजूद है। और इस रक्षा के अंदर ये सभी बफर स्टेट है, जैसे बफर स्टेट में तुर्की से रक्षा करना, ईरान से रक्षा करना, और रसिया का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये है। और उसके बाद है घेरे की नीति, इनकी रक्षा करना यूएसए का दायित्व है। यूएसए ने इनका ही रक्षा करके अपनी रक्षा की है। अगला तत्व जिसका कापलान ने उल्लेख किया था वह है यूनिट वीटो सिस्टम। कापलान ने कहा था एक छठी अवस्था है यूनिट वीटो सिस्टम। इस अवस्था के अंदर अमेरिका, इस अवस्था के अंदर जब सब देशों के पास एटम बम हो जाएगा तो सभी एक दूसरे के साथ डिटरेंस की पॉलिसी रखेंगे, अवरोध की। सबको दूसरे के एटम बम का डर होगा, जैसे कि यूएसए के पास है, यूएसएसआर है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, में भी घोषित अघोषित एम्बिग्विटी है इसमें, वह है इजराइल है। ये वो है, अब सब देशों में जब पहुंच जाएगा तो ये डिटरेंस हो जाएगा, यूनिट वीटो सिस्टम। यूएसए ने अलग पॉलिसी की घोषणा की है, और यह पॉलिसी है उसकी, यूएसए की पॉलिसी है क्षेत्रीय संतुलन, यूनिट वीटो, दोनों में जो लागू हो जाए यूएसए का। यूएसए ने अभी सऊदी अरबिया, अगर ईरान एटम बम बनाना बंद नहीं करता है तो यूएसए सऊदी अरबिया को भी अनुमति देगा कि तुम भी एटम बम बना लो। इजराइल के पास में भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। सऊदी अरबिया भी यूरेनियम का संवर्धन करेगा ताकि वह ईरान से सुरक्षित रहे, और हो सकता है बाद में यूएई भी मांग करे या अन्य देश मांग करें, इराक भी मांग करे, तो ये आपस में क्षेत्रीय बैलेंस बना रहेगा। ये दुनिया में न होकर इसको यूएसए ने क्षेत्रीय स्तर पर यूनिट वीटो सिस्टम को लागू किया है या करने की वह सोच रहा है, घोषणा की, ऐसी चर्चा चल रही है। अब ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखें, और वह है जैसे इंडिया की पॉलिसी देखें। इंडिया की पॉलिसी है, भारत एक सांस्कृतिक रूप से बहुल देश है, बहुत सी संस्कृति धर्म के लोग रहते हैं, तो बहुल संस्कृति और धर्म वाले देश में संप्रदाय वाला देश है। भारतीय संविधान में एक संघ बनाने की प्रक्रिया अपनाई गई। आप जानते हैं आर्टिकल 25, 26, 27, 28, फिर 29 एंड 30, फिर आर्टिकल था 370। इसके तहत अल्पसंख्यक वर्ग को अपने धार्मिक संस्थानों के संचालन का अधिकार दिया गया, धार्मिक स्वायत्तता दी गई, सभी को दी गई, और साथ में 29-30 के तहत अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार दिया गया, और 370 बनाकर धार्मिक समूह के रूप में अलग समूह को एक शासन और स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। वापस आते हैं यूएसए की ओर। यूएसए ने भी यही रणनीति अपनाई है जो भारतीय फेडरलिज्म का एक स्ट्रक्चर है, और वह है कि यदि वह जो यूएसए को प्रतिरोध कर रहा है, वैसी शक्तियां देश जो प्रतिरोध कर रहा है, उनके पहला ही तर्क है प्रतिरोध की शक्ति, प्रतिरोध खत्म कर देना, ये पहला उनकी रणनीति है।
वो किसी भी तरह का रेसिस्टेंस ना हो, लेकिन उनको स्वायत्त क्षेत्र, जैसे 370 था, ऑटोनोमस स्वायत्त क्षेत्र और संपूर्ण रूप से शासन के अधिकार दिए गए। देखने को ये स्वतंत्र हमें दिखाई देते हैं, पर यूएसए की पारामाउंसी सुप्रीमेसी सॉवरेंटी इन पे लागू है, ये यूएसए के विरोध में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पहला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने जैसे ही प्रतिरोध, अमेरिका का विरोध छोड़ दिया, उसे एक क्षेत्र के रूप में तालिबान शासन को मान्यता दे दी गई। अभी स्वतंत्र देश के रूप में है, लेकिन यूएसए का प्रभुत्व एक भारत के ही संविधान के जैसा स्वायत्त क्षेत्र के रूप में उसने बनाकर रखा। यह उसका दृष्टिकोण है। और दूसरा होगा ईरान। जैसे ही ईरान एटम बम बनाने की बात खत्म कर देगा, यूरेनियम संवर्धित यूरेनियम सौंप देगा, भविष्य में वादा करेगा नहीं करेंगे, अमेरिका का भय, क्षेत्र का भय खत्म हो जाएगा, तो ईरान के मौजूदा नेतृत्व को रहने दिया जाएगा। ईरान एक स्वतंत्र देश के रूप में रहेगा, प्रतिरोध की शक्ति खत्म हो गई रहेगी। वह ऐसे ही 370 जैसे क्षेत्र यहाँ स्थापित कर दिए जाएंगे। ये ईरान है। 23/5/2026 को ट्रंप ने घोषणा की, यूएसए का नक्शा जारी किया, जिसमें लिखा हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ मिडिल ईस्ट। इसको ईरान को अमेरिका के नक्शे में दिखाया गया था। ये इसी ढांचे को बनाया जा रहा है, 370 के ढांचे को ही स्थापित करने की योजना या एक मॉडल बनाया जा रहा है। ये शासन का तरीका है, ये उसकी रणनीति है। ज्यादा एक और रणनीति जो अमेरिका की है वह है पॉलिसी ऑफ इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता की राजनीति। जिसे आज हम मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट कहते हैं। मध्य पूर्व, यह मध्य पूर्व वह देश है, वह इलाका है जहां पर सऊदी अरब पहले था, सऊदी अरब है वर्तमान में, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इराक है, फिर कतर है, कुवैत है, उधर इजिप्ट भी अफ्रीका में एक क्षेत्र के रूप में मौजूद है। ये वो सारे, और यूएई है, बहरीन है, ये सारे देश ऐसे देश के रूप में हैं जो कि मध्य पूर्व में देश। पहले ये सभी ऑटोमन साम्राज्य में थे, और जो भी ऑटोमन साम्राज्य, उस्मानी तुर्कों का क्षेत्र था, ये साम्राज्य का हिस्सा थे। सेव्रे की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया गया, और विघटन करके इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाया गया, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें अभी वर्तमान में दिखता है। ईरान है, सीरिया है, इराक है, कुवैत है, कतर है, जॉर्डन है, सभी क्षेत्रों को स्थापित कर दिए गए। और स्थापित करके इसमें जो इजराइल को भी बीच में लाकर इसमें जोड़ दिया गया। एक नया देश है इजराइल, ये भी इसके अंदर बना दिया गया, लाकर स्टैब्लिश किया गया। अब यह पूरा क्षेत्र की ऐसी संरचना है कि यह क्षेत्र है, ऐसा विभाजन है, बहुसांस्कृतिक विभाजन के आधार पर इन्होंने किया, जिसमें शिया, सुन्नी, यहूदी, कुछ ईसाई भी हैं, कुर्दों को कोई देश नहीं दिया गया, और अन्य सभी छोटे बड़े समूहों को, किसी को इस क्षेत्र में, किसी को उस क्षेत्र में समायोजित कर दिया गया, और यह क्षेत्र पूरी तरह अस्थिर हो गया। पहले का स्थिर क्षेत्र अब का अस्थिर क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अस्थिरता बनाए रखकर यूएसए अपनी सॉवरेंटी को बनाए रखता है। अन्य यूरोपीय देश भी इसमें मददगार रहते हैं उसके। यह उसकी पॉलिसी है, अस्थिरता की राजनीति बजाय कि एक मजबूत मध्य पूर्व का होना। कापलान ने कहा था हायरार्की सिस्टम, कापलान का एक है, कापलान ने 5वां मॉडल रखा था हायरार्किकल सिस्टम। यह एक ऐसा सिस्टम है जो पदानुक्रम है, बड़ा देश होगा, छोटा देश होगा, अन्य देश होंगे, ऐसा होगा, एक सीरीज में होंगे, एक सर्वोच्च देश होगा, फिर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसमें रिडक्शन ऑफ
रिडक्शन ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसी कोई राजनीति नहीं रखी गई है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की, ऐसा कुछ नहीं, उल्टा यह पॉलिसी है इंक्रीज ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। यह कॉन्फ्लिक्ट विश्व में विभिन्न गठबंधनों को बनने से रोकता है, अमेरिका के प्रभुत्व को रोकता है। और यह कॉन्फ्लिक्ट देखिए कैसे है, पूरे व्यापक रूप से फैला हुआ है। ये कोई नई रणनीति नहीं है, पहले से बनी हुई है। नीचे हम बना देते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है। देश जैसे देखिए रसिया का यूक्रेन, चाइना, ताइवान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया में भी दुश्मनी है, वो नहीं लिखा आपने। चाइना, दक्षिण चीन सागर, मध्य पूर्व में इजराइल, ईरान, हूती, हमास, हिजबुल्ला। यह एक ऐसी अवस्था, इसे सुलझाया जा सकता था, इसे सुलझाया नहीं जाता है बल्कि इसे मेंटेन रखने की एक प्रवृत्ति है। ये लंबी है झगड़ा, 50 साल 75 साल से ये झगड़े उलझे हुए हैं, सबके अपने अपने दावे चलते हैं। और ऐसा हमें ब्रिटिश काल में भी मिला था और भारतीय राजनीति में भी मिलता है। तीनों इधर लिख देते हैं। पहला ब्रिटिश राजनीति थी, मुस्लिम लीग का गठन, द्रविड़ राजनीति, जाति वर्ण को एक मानना। भारतीय राजनीति से लेकर आए इंडियन पॉलिटिक्स, जाति, द्रविड़ अभी भी चल रहा है, क्षेत्रीय राजनीति के रूप में है, राज्यों का निर्माण, धर्म जो 370 था पहले, अभी भी विवादित ही ये संघर्ष जारी है, भाषा, जनजातीय क्षेत्र। सेम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएसए का है जो अभी हमने लिखा, चाइना, ईरान, चाइना, रसिया, यूक्रेन, ये जो अभी लिखा था, यह वह राजनीति है। इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को बनाए रखना, बढ़ावा देना, यह काप्लान से मैच नहीं करता है। इतने पॉलिसी के आधार पर कम से कम यूएसए, जो भारत की राजनीति के तत्व जो दिखते हैं नीचे, जैसा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल या अन्य कॉलोनियल रूल के रूप में हमें दिखा, और जैसा अमेरिका, सब एक ही स्ट्रक्चर है, एक जैसी संरचना है, एक जैसी राजनीति हमें दिखाई दे रही है। इसके लिए विशेष सिर्फ किसी एक को पढ़े, बाकी में इसको समझ ले। एक का अध्ययन दूसरे के साथ मिलान करने से हम राजनीति का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। बाय।